बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ उसका तीसरा चैप्टर और रोज़ाना की बुनियाद पर एक लेक्चर आप सबके लिए लेकर हाज़िर होते हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 के गुज़श्ता लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था कि सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत जो वफाकी हुकूमत होती है उसके दरमियान ताल्लुकात की नौइयत क्या है, किस किस्म के ताल्लुकात होते हैं। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक भी है वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुकात, रिलेशंस बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये टॉपिक ऐसा एक टॉपिक है जो कि बुक का लॉन्ग क्वेश्चन अलग से तो नहीं है, लेकिन इसको पढ़ाने के दो बुनियादी मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि इस टॉपिक में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, और नंबर 2 ये वाला टॉपिक जिसके 6 पॉइंट्स हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक को आप इससे पिछला जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था नेचर बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंशियल रिलेशंस, वो जो नेचर वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, नौइयत वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, उस क्वेश्चन में ये 6 के 6 पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। लिहाजा आप इस आज के लेक्चर को यूं ही समझिए कि हम पिछले लॉन्ग क्वेश्चन का बी पार्ट पढ़ रहे हैं, और जहां मैंने आपको इजाफी हेडिंग्स लिखवाई थी पिछले लेक्चर में, वो इजाफी हेडिंग्स भी और प्लस ये वाली हेडिंग भी आप पिछले लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि मैंने कभी किताब से रीड करके नहीं पढ़ाया, मगर आज का ये टॉपिक बुक से रीड करके साथ इसलिए पढ़ाऊँगा ताकि आपको जो मुश्किल अल्फाज हैं, जो मुश्किल वर्डिंग यूज़ हुई है इस लॉन्ग क्वेश्चन में, वो समझने में बड़ी आसानी हो जाए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप इस टॉपिक को अगर ये 4 नंबर के लॉन्ग के तौर पर आ जाता है, 4 नंबर के लॉन्ग के तौर पर, तो फिर तो आप यही 6 हेडिंग्स लिख देंगे, 6 पॉइंट्स लिख देंगे, तफसील लिख देंगे, काफ़ी होगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि सूबाई और जो वफाकी हुकूमत है उसके दरमियान ताल्लुकात की नौइयत क्या है, यानी इससे पहले वाला लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसके आंसर में भी आप ये सब के सब पॉइंट ऐड करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और पहला पॉइंट आप अपनी बुक पर देखेंगे जहां ये टॉपिक है वफाक और सूबों के बाहमी ताल्लुकात, रिलेशंस बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। इस लॉन्ग क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है उस पर आप हेडिंग लिखेंगे कानून साजी लेजिस्लेशन। इंग्लिश वाले बच्चे लेजिस्लेशन, उर्दू वाले बच्चे कानून साजी। अब कानून साजी का तरीक़ाकार बयान किया गया इस पॉइंट के अंदर कि वफाकी हुकूमत अपने कवानीन कैसे बनाती है और सूबाई हुकूमत अपने कवानीन कैसे बनाती है। तो बड़ा सादा सा पॉइंट लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत के रूल्स एंड रेगुलेशन मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट बनाती है, और सूबाई हुकूमतों के कवानीन जो सूबाई असम्बली होती है, प्रोविंशियल असम्बली होती है, वो अपने प्रोविंस के लिए रूल बनाती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट पूरे मुल्क के लिए रूल्स बनाती है, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो अपने रेलेवेंट सूबे के कवानीन बनाती है। और यही बात इसके अंदर उसने ज़िक्र की है कि 1973 के आइन के तहत कानून साजी के लिए वफाकी और सूबाई फहरिस्तें बनी हुई हैं। वफाकी और सूबाई फहरिस्तें बने हुए का मतलब ये है कि कौन कौन से रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाने हैं, कौन कौन से रूल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाने हैं, इसकी बाकायदा लिस्टें बनी हुई हैं, तरीक़ाकार मौजूद है, और उस तरीक़ाकार के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत पूरे मुल्क के लिए और सूबाई हुकूमत अपने रेलेवेंट सूबे के लिए कवानीन बनाती है। ये है ताल्लुकात किस तरीके से चलते हैं। अगला पॉइंट है 18वीं तरमीम, 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये पॉइंट मैं रीड भी करता हूँ और साथ साथ समझाता भी हूँ, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर चैप्टर नंबर 1 में भी 18 अमेंडमेंट का जिक्र है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में फिर 18 अमेंडमेंट का जिक्र है, और इस 18वीं तरमीम में ये बात वाज़े तौर पर जिक्र की गई है कि मरकज़ी हुकूमत किस तरह काम करेगी और सूबाई हुकूमतें किस तरीके से काम करेंगी। याद रख लें कि काम करने के हवाले से 2 तरह की जो है वो लिस्ट तैयार की गई है, 2 तरह की लिस्ट।
एक उन कामों की लिस्ट है जो मरकज़ी हुकूमत के हैं, और कुछ काम या एक लिस्ट उन कामों की है जिसमें सूबों के काम लिखे हुए हैं कि ये काम सूबाई हुकूमतें करेंगी, ये काम सूबों में मरकज़ी हुकूमत करेगी। मेरे लफ्ज़ पर गौर कीजिए, सूबों में, अब देखिए ना, सूबाई जो मरकज़ी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो तो है पूरे मुल्क के लिए। अब अजीज़ तलबा तालिबात, पूरे मुल्क के लिए है तो उसके अंडर आती हैं सूबाई हुकूमतें। अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, कुछ काम तो वो हैं जो सूबाई हुकूमत ने खुद अपने सूबे में करने हैं, और कुछ काम वो हैं जो मरकज़ी हुकूमत ने सूबों में करने हैं। अब क्या हुआ, जब 18वीं तरमीम हुई तो आइए ज़रा देखते हैं, मैं रीड करके समझाता हूँ। कहते हैं जी 18वीं तरमीम के बाद मुश्तरका उमूर की फहरिस्त को ख़त्म करके उसके तमाम उमूर सूबों के हवाले कर दिए गए। हमने अभी तक ये बात की कि दो तरह के कामों की लिस्ट बनी हुई थी। एक वो काम थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करने थे, एक वो काम थे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करने थे। एक वो काम थे जो सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों गवर्नमेंट्स ने मिलके करने थे। अब क्या किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 18 अमेंडमेंट हुई, 18वीं तरमीम हुई, तो उसके अंदर ये तय पा गया कि वो लिस्ट जो कॉमन वर्क की है, यानी वो काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलके करने हैं, वो वाली फहरिस्त भी टोटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर दी कि आज के बाद ये वाले काम भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी। अगली बात वो ये कहते हैं कि मजलिस शूरा को वफाकी फहरिस्त में शामिल किसी अमर के बारे में बिला शिरकत गैर कवानीन बनाने का इख्तियार होगा, और सूबाई असम्बलियों को उन तमाम उमूर में कानून बनाने का इख्तियार होगा जिनका जिक्र वफाकी फहरिस्त में ना किया गया हो। यानी अब आप देखिए ना, दो अलग अलग लिस्टें बनी हुई हैं। एक वो लिस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, एक वो लिस्ट है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। तो अब उन्होंने ये कह दिया कि वो काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करने हैं वो अपने तमाम कामों के बारे में अपने रूल खुद बना सकती है, और वो काम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करने हैं वो अपने कामों के मुतालिक रूल्स एंड रेगुलेशन अपने सूबे के हवाले से खुद बना सकते हैं। यानी ये वाली गवर्नमेंट इनके कामों में इंटरप्शन नहीं करेगी और ये वाली हुकूमत इनके कामों में किसी तरीके से इंटरप्शन नहीं करेगी। मजलिस शूरा के पास ऐसे तमाम मामलात में कानून बनाने का इख्तियार होगा जिनका ताल्लुक वफाक के ऐसे इलाकों से हो जो किसी सूबे में शामिल ना हो। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन तमाम इलाकों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है जो इलाके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते। अजीज़ तलबा व तालिबात, मैं एक मरतबा फिर आपको ये बात दोबारा समझा देता हूं कि इस पूरे पॉइंट के अंदर ये बात समझाई गई है कि 18वीं तरमीम हुई तो 18वीं तरमीम से पहले काम करने के हवाले से 3 लिस्टें बनी हुई थी कि पूरे मुल्क के अंदर डेवलपमेंट के काम करने की 3 लिस्टें। एक उन कामों की लिस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करने हैं, एक उन कामों की लिस्ट है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करने हैं, एक उन कामों की लिस्ट है जो सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों गवर्नमेंट्स ने मिल के करने हैं। अब वो जो तीसरी लिस्ट थी ना, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये काम सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिल के करने हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो वाली लिस्ट और उसमें लिखे गए सारे काम उठाकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले कर दिए कि आज के बाद ये वाले काम भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही करेगी। अब अगली बात उन्होंने ये कही कि अब पीछे 3 लिस्टों की बजाय 2 बन गई अब लिस्टें। अब जब 2 बन गई तो उन्होंने कहा जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है उसके कामों के हवाले से कवानीन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लिस्ट है उसके मुतालिक जितने भी काम हैं और वो जो कवानीन बनाने हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद बनाएगी। और साथ ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि वफाकी हुकूमत उन तमाम इलाकों में भी रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाएगी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो कामों और एरियाज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन कर दिए गए 18वीं तरमीम में। अब मुझे यकीन है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है करारदाद की मंजूरी। करारदाद की अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन। अब ये बात बड़ी ही तवज्जो तलब है, बड़ी ही तवज्जो तलब है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। कहते हैं एक या ज़्यादा सूबाई असम्बलियाँ इस मजमून की करारदाद मंजूर करें कि मजलिस शूरा किसी ऐसे मामले को जो आइन की जदवल 4 में दी गई फहरिस्त में दर्ज न हो कानून के ज़रिए मुंज़बत करे, तो मजलिस शूरा के लिए जायज़ होगा कि वो मज़कूरा मामले को हल करने के लिए एक एक्ट मंजूर करे।
लेकिन इस तरह मंजूर करदा किसी एक्ट में ऐसे सूबे की बाबत जिस पर वो इतलाक पजीर हो तो मज़कूरा असम्बली एक्ट के ज़रिए से तरमीम या तनसीख कर सकती है। इसकी बड़ी सादा सी बात है, वो ये है कि अगर एक चीज़ पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर कर दी है, अगर एक लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर कर दिया है, तो अब उसको अगर सूबाई हुकूमत चाहती है कि तब्दील किया जाए उस बने हुए रूल को, ये मैं आपको सारी बात का खुलासा समझा रहा हूँ, बस आपने इसको खुलासे के तौर पर याद कर लेना, ज़हन में रख के फिर ये वर्डिंग याद करनी है कि एक लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये रूल ठीक नहीं है, हम इसके अगेंस्ट कोई रूल लाना चाहते हैं, तो वो रूल तरमीम के ज़रिए, अमेंडमेंट के ज़रिए चेंज हो जाएगा, उस पर कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की जाएगी। अगला पॉइंट है चौथा, और वो आप लिखेंगे इंतज़ामी इख्तियारात का तरीका। पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को किस तरीके से चलाएंगी, उसमें वो कहते हैं जी हर सूबा इंतज़ामी इख्तियारात इस तरह इस्तेमाल करेगा जिससे वफाकी कवानीन की तामील की ज़मानत मिले। यानी अब आप देखिए ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी सूबों से मुताल्लिक काम करने के हवाले से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तय किए हुए होते हैं। उन्होंने कहा जी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो काम करेगी अपने सूबे में, मगर उन रूल्स के मुताबिक वो काम करेगी और उन रूल्स के मुताबिक अपने रूल्स बनाएगी जो रूल्स ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी सूबे के मुतालिक बना दिए हैं। मसलन पंजाब के मुतालिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रूल्स बनाए हुए हैं, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी रूल बनाने हैं पूरे सूबे का निज़ाम चलाने के लिए। तो अब क्या होगा, एक रूल बन गए सेंट्रल गवर्नमेंट के, अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी वो उन रूल्स के अकॉर्डिंग रूल्स बनाएगी जो रूल्स ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिए हैं। अगला पॉइंट है, वो कहते हैं जी जो उस सूबे में इतलाक पजीर हो, वफाक किसी सूबे में इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सूबे के मफादात का लिहाज करेगा। यानी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो जब इंतज़ामी मामलात को चला रही होगी और रूल्स बना रही होगी तो वो सूबे के मफादात को मद्देनज़र रख कर यानी ऐसे रूल्स बनाएगी जिससे मुतल्लिका सूबे को फ़ायदा पहुँचे। नीज़ वफाक हर सूबे में मरकज़ी अफसरशाही को मुतय्यन करता है ताकि वफाक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। यानी हर सूबाई हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने नुमाइंदे भेजती है। क्यों भेजती है? ताकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बात करे तो मुतल्लिका सूबे के मामलात को भी वहाँ पर डील किया जा सके, मुतल्लिका सूबे की आवाज़ उन बंदों के ज़रिए पहुँचाई जा सके। पाँचवा पॉइंट है पाबंदियाँ लगाना। वफाकी हुकूमत बहुत सारी ऐसी पाबंदियाँ सूबाई हुकूमतों में सूबों के अंदर लगा सकती हैं जिससे वफाकी हुकूमत को ये लगे कि इससे हमारे सूबे को नुकसान पहुंच सकता है या हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। मसलन उसने कहा जी वफाक मजलिस शूरा के कवानीन के ज़रिए से एक सूबा से किसी दूसरे सूबे में या पाकिस्तान के किसी एक हिस्से में तिजारत, व्यापार या राब्ता की आज़ादी पर ऐसी पाबंदियाँ आयद कर सकेगा जो मफाद आमा के लिए ज़रूरी हैं। यानी अगर मरकज़ी हुकूमत को ये लगता है कि ये वाली तिजारत बंद होनी चाहिए और इसको बंद करने से अवाम को फ़ायदा होगा, तो वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो सूबों के दरमियान उस तिजारत को बैन कर सकता है। नशावर चीज़ें हैं वो एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र होती हैं तो हुकूमत पाबंदी लगा सकती है। अगरचे सूबाई हुकूमत पाबंदी ना भी लगाए, वफाक कोई ऐसा कानून भी बना सकेगा या कोई ऐसी इंतज़ामी कार्रवाई कर सकेगा जिससे सूबे में किसी नौ या किसी किस्म की अशिया के दाखिले या उस सूबे से बरामदगी पर पाबंदी आयद की गई हो। यानी आप यूँ समझिए कि एक चीज़ पर ऑलरेडी सूबे ने पाबंदी लगा दी है, पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत ये समझ रही है कि ये चीज़ बेहतर है तो वो उस पाबंदी को ख़त्म भी कर सकती है। तो ये यानी ऐसे इक़दामात जिससे सिंपल इज़ दैट ऐसे काम जिससे वफाकी हुकूमत को ये लगे कि मुतल्लिका सूबे में ये काम होना चाहिए तो वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके तो वो वहाँ पर वो चीज़ लगा भी सकती है, और अगर वो ये सोचे कि इस चीज़ की पाबंदी लगनी चाहिए तो वो पाबंदी भी लगा सकती है। और अगला पॉइंट है फलाही उमूर की मंजूरी। फलाही उमूर की मंजूरी,
ऐसे तमाम काम जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचे, तो वो सारे के सारे काम वफाकी हुकूमत हर सूरत एज़ इट इज़ कबूल करेगी और सूबों को ऐसे कवानीन बनाने की इजाज़त होगी। आइए ज़रा देखते हैं, इस छठे पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे फलाही उमूर की मंजूरी, अप्रूवल ऑफ वेलफेयर वर्क। वफाक की रजामंदी से कोई सूबा अपनी असम्बली से कोई भी ऐसा एक्ट जो सेहत आमा, अमन आमा, अखलाक आमा, जानवरों या पौधों को बीमारियों से महफूज रखने या सूबे में किसी ज़रूरी शय की किल्लत को रोकने या कम करने की गरज से हो, तो ऐसा एक्ट सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत से मंजूर भी करवा सकती हैं। तो ये बेसिकली जो पूरा मैंने रीड आउट किया, तो ये इसलिए था कि ये हमें पता चल जाए कि कानून साजी कैसे होती है, 18वीं तरमीम में क्या रूल बने हैं, करारदाद अगर कोई ऐसी करारदाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट लानी हो तो उसको किस तरीके से अप्रूव करवाया जा सकता है, इंतज़ामी इख्तियारात को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, किन किन कामों पर पाबंदियाँ लगाने का इख्तियार वफाकी हुकूमत को है और किन किन रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्रूव करवाने का इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास है। ये वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनका जिक्र हमने आज के लेक्चर में किया। आपने इस टॉपिक को शॉर्ट के तौर पर और इस टॉपिक को पिछले लॉन्ग के अंदर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से लिखना और तैयार करना है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये मुख्तसर लेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।